तो देखिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जो है अगर हम यहाँ पर बात करें कैटेगरी की, तो 4 प्रकार की कैटेगरी होती हैं सरकारी नौकरियों की। एक होता है ग्रुप ए, एक होता है ग्रुप ए की सेवा, और दूसरा होता है ग्रुप बी, तीसरा होता है ग्रुप सी, और चौथा होता है ग्रुप डी। ये 4 प्रकार की सरकारी सेवाएं होती हैं, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों स्तर पे ये 4 प्रकार की सेवाएं होती हैं। जैसे ग्रुप ए ज़्यादातर केंद्र स्तर पे, जिसको आप बोलते हो आईएएस, क्या बोलते हो? आईएएस। आम बोलचाल की भाषा में लोग आईएएस बोलते हैं। और इसको कंडक्ट कौन कराती है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ग्रुप ए में ज़्यादातर जो है सेंट्रल मतलब केंद्र स्तर की सेवा है, जिसमें जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिसमें सिविल सेवक जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज, इसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज। ठीक है, लोक सेवा जो है के नाम से जानी जाती है, सिविल सर्विसेज के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, जो कौन कराती है? यूपीएससी कराती है, जिसमें लोग खाली यही जानते हैं अभी छोटे स्तर पे आईएएस आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। ठीक है, ये सब जो है सेंट्रल लेवल की है, जो ग्रुप ए में आती है। यहाँ पर बहुत शानदार सैलरी पैकेज है, बहुत शानदार लिविंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, सब कुछ है, सारी चीज़ें मिलती हैं, फैसिलिटी जो मतलब एक व्यक्ति जो इच्छा रखता है, बंगला मिलेगा उसको रहने के लिए, सरकारी गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं, तो ये बड़े स्तर का चीज़ होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ पढ़ना है, इनमें भी वही चीज़ पढ़ना है। तो एक फोकस तरीके से पढ़ा जाए कि इसका सपना देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको तो मिल ही जाएगा। ग्रुप बी की अगर बात करें तो ग्रुप बी में थोड़ा सा इससे लो कैटेगरी के आते हैं। मोस्टली ये इसमें बात करें तो स्टेट वाइज ज़्यादातर होती हैं इसमें परीक्षाएं, स्टेट वाइज। जैसे आपका यूपीपीएससी है, यूपीपीएससी जो है आपका जो प्रयागराज में राज्य लोक सेवा आयोग है वो कंडक्ट कराती है यूपीपीएससी। इसमें भी ज़्यादातर यहाँ के जो अधिकारी होते हैं राजपत्रित होते हैं। क्या होते हैं? राजपत्रित होते हैं, गजटेड ऑफिसर होते हैं। गजटेड ऑफिसर का मतलब उनका सिग्नेचर मोहर जो है वो किसी भी व्यक्ति के जो है फॉर्म को अटेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, फॉर्म हम भरते हैं तो उसमें अटेस्ट करवाते हैं, तो गजटेड ऑफिसर्स आते हैं। कुछ गजटेड ऑफिसर्स जो होते हैं वो ग्रुप बी में भी आते हैं। इसमें आते हैं ग्रुप बी में, इनकी भी अच्छी सैलरी होती है, अच्छा सब कुछ होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी जो है ये लगभग मर्ज कर दिया गया है। इसमें जो है आपका जितने भी क्लरिकल जॉब हैं, कौन से क्लरिकल, क्लर्क वगैरह, और इसके अलावा पियोन वगैरह जो आते हैं, ठीक है, बाबू और 4th ग्रेड में चपरासी वगैरह, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें 4th ग्रेड में। ठीक है, ग्रुप सी और डी। अब इसकी परीक्षा जो है स्टेट वाइज इसकी भी परीक्षा होती है। सेंट्रल में अगर जाना है, सेंट्रल केंद्र सरकार कराती है अलग से, और स्टेट वाइज होती है। ठीक, ये जो है सरकारी संस्थानों में होते हैं, काम करते हैं। इनके बगैर, बाबू के बगैर तो कोई सरकारी संस्थान चलता ही नहीं। जैसे कॉलेज स्तर पे देखो बाबू है, ठीक है, ठीक है, ऐसे 4th ग्रेड के लोग हैं। तो इन सब की भर्ती वैसे करने के लिए एक उत्तर प्रदेश में भी जो है अधीनस्थ चयन आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अधीनस्थ चयन आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग बनाया गया है। यूपीएससी, यूपीएससी जैसे ये यूपीपीएससी, ऐसे यूपीएससी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तो इस तरीके से ये कुछ आपकी जो है सेवाओं के बारे में है। इन सारी सेवाओं के लिए आप तैयारी कर सकते हो, और इन सब का जो सिलेबस है पढ़ाई का वो लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो हिंदी और जो है रीजनिंग वगैरह बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप यूपीपीएससी कर रहे हो, लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, जिसमें मोस्टली क्या बोलते हैं आप जो है एसडीएम वगैरह जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसडीएम वगैरह। तो यूपीपीएससी कराती है, आपका एमपीपीएससी कराती है, बिहार में बीपीएससी कराती है। ये राज्यों की अलग अलग होती हैं। जो लोक सेवा आयोग राज्यों की होती है वो कराती हैं क्या? एसडीएम और डीपीएससी की परीक्षाओं की जो है मतलब परीक्षाएं कंडक्ट करवाती हैं। तो अब ये सब जो है मतलब हम सरकारी नौकरियों में जाने का क्या हो गया, ये तरीका हो गया कि इस तरीके से आप सरकारी नौकरी में जा सकते हो। ठीक है, अब आपको जो है इनकी तैयारी करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो मुख्य रूप से 4-5 कोर्स सेक्टर्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
आप जैसे इतिहास एक अच्छा जो है सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है, इतिहास हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी एक अच्छा खासा सिलेबस है जहाँ से प्रश्न आते हैं, भूगोल, ठीक है। और आपका इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न आते हैं अच्छे खासे। और आपका जो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान जो आप इंटर स्तर पे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र पढ़ते हो ना, नागरिक शास्त्र, तो संविधान वहाँ से प्रश्न आते हैं। ये 4 तो मुख्य कोर सेक्टर्स हो गए जहाँ से प्रश्न आपके 50% से अधिक बनते हैं किसी भी परीक्षा में, 50-60% प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। और जनरल साइंस से प्रश्न आता है, कहाँ से आता है, जनरल साइंस। आप कहोगे साइंस हमने पढ़ा नहीं, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ये कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत डीपली प्रश्न नहीं आते हैं। इसमें कुछ ही सेक्टर्स हैं, जैसे आपका बायो हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ठीक है। जीव विज्ञान में कुछ बीमारियां हैं, फलों की बीमारियां, इंसानों की बीमारियां, जानवरों की बीमारियां, ठीक है, कुछ नाम हो गए फलों के, रासायनिक नाम, ठीक है। इस प्रकार से पूरे शरीर की संरचना, मानव शरीर की संरचना, इसका अध्ययन पूरा किया जाता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो सामान्य विज्ञान जिसको कहते हैं, जनरल साइंस इसीलिए कहा गया, सामान्य विज्ञान से प्रश्न कुछ बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादातर प्रश्न जो इससे आता है साइंस एंड टेक से आता है। किससे आता है, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे आप मोबाइल रोज देखते हो, यूज़ करते हो, तो मोबाइल साइंस एंड टेक का विषय हो गया, ठीक है। हम जो है वॉइस रिकॉर्ड ये यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, माइक, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें हो गई। तो जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और इसको भी कई कैटेगरी में बांटा गया, जैसे स्पेस साइंस हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, सैन्य विज्ञान हो गया, डिफेंस साइंस, जिसमें हम पढ़ते हैं मिसाइल्स वगैरह के बारे में, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह के बारे में। और स्पेस साइंस में, अंतरिक्ष विज्ञान में, हम अभी चर्चा में रहा है हमारा, क्या रहा है, मून पे हमारा एक मिशन हुआ है, चंद्रयान 3, क्या रहा है, चंद्रयान 3। तो ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। ये सब जो है जागरूकता का विषय है कि आप कितने जागरूक हो अपने जीवन को लेकर के, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती है, ठीक। और सबसे बड़ा जो टॉपिक आता है, लगभग 30-35%, 25 से 30% तक सिलेबस कवर करता है आपका, जो है समसामयिकी। क्या, समसामयिकी, समसामयिकी मतलब करंट के मुद्दे, करंट अफेयर्स। ये बिजली वाला करंट नहीं, बिजली प्रवाहित वाला करंट नहीं, करंट अफेयर्स जो डेली, जैसे अभी भारत ने जो है श्रीलंका को कल क्या कर दिया, एशिया कप में धो दिया, ठीक है, 50 रन पे श्रीलंका की टीम सिमट गई। तो ये क्या है, करंट अफेयर्स का मुद्दा है। अब अभी तो तुम जो है अभी न्यूज़ में है, ठीक है, तो अभी तो ध्यान है कि भारत ने जो है एशिया कप जीता, लेकिन जब ये 1-2 वर्ष पुराना हो जाएगा तो भूल जाओगे, तो प्रश्न बन के आएगा कि जो है जो एशिया कप हुआ था जिसमें भारत ने श्रीलंका को धोया था, कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, भारत में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये सब क्या है, करंट के मुद्दे हैं, ये सब क्या है, करंट के मुद्दे हैं, जो पूरे 1 से 2 वर्ष के बीच का करंट पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपकी जागरूकता से संबंधित विषय होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको तैयारी करनी है, और इन सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप जो है मतलब बाबू का भी पेपर देने जाओगे, जब यूपी SSSC के माध्यम से, जैसे मान लो आपने दिया लेखपाल की परीक्षा दी, तो लेखपाल की परीक्षा दी तो वहाँ भी यहीं से प्रश्न आएंगे, लेकिन बस पढ़ने का अंदाज और नज़रिया अलग अलग होता है। जो UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके पढ़ने का नज़रिया अलग होता है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, इसका जो है दिल्ली में मुख्यालय है। कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। UPSC जैसे आपका प्रयागराज इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग है, ऐसे इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ किसको कहते हैं, केंद्र को कहते हैं, संघ किसको कहते हैं, केंद्र को कहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में कहते हैं, UPSC को क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये परीक्षा कराती है जिसमें IAS IPS वगैरह बनते हैं, IAS IPS वगैरह बनते हैं। और जो PCS अधिकारी बनते हैं वो राज्यों में बनते हैं, राज्यों की जो है लोक सेवा आयोग कराती है, ठीक है।
और अब इनके अंडर में ये सब काम करते हैं, इसीलिए कहा गया अधीनस्थ चयन आयोग। जो यूपीपीएससी से पास करते हैं उनके अंडर में काम करने वाले कौन होते हैं? बाबू, चपरासी, अधीनस्थ चयन आयोग के लोग सेलेक्ट होते हैं। जैसे उसमें बाबू के साथ साथ में इसमें लेखपाल भी हो गए, ठीक है, कानून गो हो गए, ये सब जो है यहाँ से सेलेक्ट होकर जाते हैं और इनके अधीन रहकर काम करते हैं, इसीलिए कहते हैं अधीनस्थ चयन आयोग। ये सब किसी के अधीन जाकर काम करेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं अधीनस्थ चयन आयोग। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो गाँव में क्रेज क्या है, सेना में भर्ती होने का क्रेज ज़्यादा है, पुलिस में जाने का क्रेज ज़्यादा है। आजकल महिलाएं भी जो है सिपाही में भर्ती होती हैं, दरोगा में भर्ती होती हैं, तो उसके लिए भी तैयारी का यही सब जरिया है। यहीं से पढ़ करके आप तैयारी कर सकते हो। बस खाली जैसे पुलिस में जाना है तो उसमें एक दो चीज़ें और बढ़ जाती हैं, बल्कि इनमें भी आपका मैं बताऊंगा आगे, धीरे धीरे सीखोगे, अभी तो इतना नहीं जो है समझदारी है तुम्हारे अंदर। जो सिविल की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है 3 स्तर की परीक्षाएं होती हैं। जो है यूपीपीएससी की बात करो या यूपीएससी की बात करो, 3 स्तर की परीक्षाएं होती हैं। पहले क्या होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है। दूसरा मेंस होता है जो लिखित होता है, ठीक है। तीसरा इंटरव्यू होता है जिसको साक्षात्कार वाइवा बोलते हैं, वाइवा टेस्ट बोलते हैं। तो 3 स्तर की परीक्षाएं होती हैं। अब उसमें जो प्रीलिम एग्जाम होता है, प्री प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, उसमें क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक तो आपके इस कोर्स, ये पूरा कोर्स रहेगा जो हमने यहाँ बताया है, और एक होता है क्वालिफाइंग मतलब वो पेपर पास कर लोगे तभी ये वाला पेपर जचेगा। तो उसमें प्रश्न आते हैं आपके सामान्य गणित से प्रश्न आते हैं, रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, हिंदी से प्रश्न आते हैं, इंग्लिश से प्रश्न आते हैं। तो वो आप पुलिस की तैयारी करोगे वहाँ भी पढ़ना है, रीजनिंग वहाँ भी पढ़नी है, गणित वहाँ भी पढ़नी है। गणित में सामान्य गणित हाई स्कूल स्तर का, कहाँ तक का, हाई स्कूल स्तर तक की गणित जो है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान जो बच्चा अगर 9th-10th में सिंसियर हो गया तो उसने अपनी पढ़ाई के जीवन का आधा हिस्सा तय कर लिया 9th-10th में। इसीलिए बच्चे जो है यहाँ पे मतलब सिखाए जाते हैं कि 9th-10th में बताया जाता है गुरुजनों द्वारा कि 9th-10th में बच्चा जो है अच्छी तरीके से सब्जेक्ट से पकड़ बना ले, क्योंकि जो 9th-10th का सिलेबस है वही सिलेबस सारी परीक्षाओं में आगे जा करके जीएस और जीके का पोर्शन बन जाता है। भाई 9th-10th में क्या पढ़ते हो, विज्ञान पढ़ते हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो, गणित, अंक गणित, रेखा गणित सब पढ़ते हो वहाँ पे। तो उस स्तर की इंग्लिश पढ़ते हो, वहाँ पर इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो भाई, वॉइसेस पढ़ते हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वहाँ से प्रश्न बन करके आते हैं अब आपके ग्रेजुएशन करने के बाद एग्जाम में जब बैठते हो। तो इसलिए जब जो बच्चा शुरू से ही इन सारी चीज़ों पर कमांड कर लेता है, फिर उनके लिए जो है ये चीज़ें गणित, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ें चुटकियों में हो जाते हैं, क्योंकि वो उस स्तर पर तैयारी कर लिए होते हैं। और एसएसटी वगैरह जो सही से पढ़ा होता है उनका ये सारा पोर्शन बेसिक तैयार हो जाता है। और ये सब करते हैं नहीं बच्चे, तो फिर यहाँ पर कोचिंग वाले क्या बताते हैं, फिर से उन किताबों को पढ़ो 6 से लेकर के। फिर कोचिंग वाले तो यही बताते हैं कि 6 से लेकर के और 10th तक की फिर से किताब पढ़ो, बल्कि इंटर तक। नौकरी की तैयारी करने जाओगे ग्रेजुएशन करने के बाद में तो कहेंगे फिर से 6 से लेकर के और 10th तक की, इंटर तक की पूरी किताबें पढ़ो। उसमें बताया जाता है कौन कौन सी किताबें पढ़नी, कौन कौन सी नहीं पढ़नी है। लेकिन बच्चे वहाँ भी ध्यान नहीं देते हैं, उनको पढ़ते नहीं हैं। कोचिंग वाले चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो भी चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि भैया 6 क्लास की किताब पढ़ लो। मैं तो कहता हूँ एनसीईआरटी को मारो गोली। 6 क्लास में जो तुम्हारी बोर्ड में चल रही, 7th क्लास में, 8th क्लास में, उन अपने छोटे भाइयों की, छोटे बहनों की जो किताबें हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपको मुगल काल पूरा याद हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत पूरा तैयार हो जाएगा, बेसिक चीज़ें तैयार हो जाएंगी कि नहीं इतिहास की। फिर एडवांस चीज़ें जो है उसके बाद जो है पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए जो है चिल्ला चिल्ला कर हम लोग बताते हैं कि अपनी स्टूडेंट लाइफ को अच्छी तरीके से क्लासेस को अटेंड करके अगर आप तैयारी करोगे तो जो है आगे कंपटीशन के लिए दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखो अब समय सब कुछ बदलता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट होती चली जा रही हैं, सरकारी नौकरियों के स्कोप धीरे धीरे सिमटते चले जा रहे हैं, इसलिए कंपटीशन आगे आने वाले समय में टफ होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे, अपने जीवन का खाली 1-2 साल का समय, भाई इंटर पूरा हो जाए, इंटर के बाद 2-3 साल समय, अगर अभी से आप लग जाओगे तो 2 वर्ष बहुत ज़्यादा है। इंटर के बाद 2 वर्ष यानी ग्रेजुएशन पूरा हो जाए, 2-3 वर्ष में 3 वर्ष, अब तो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिस्ट वाला सिस्टम नया जो आपका
नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंतर्गत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कर दिया गया है ग्रेजुएशन का, लेकिन अब 3 वर्ष में आपको जो है डिग्री मिल जाएगी। चौथे वर्ष में जो है अगर जरूरी है तो उसे करो, नहीं तो 3 वर्ष में ही डिग्री जो नॉर्मल मिलती है वो मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति में ये पॉलिसी आई है। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें जो है आप धीरे धीरे पढ़ोगे, और ये तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर रहोगे। और मैं अभी तक रेगुलर कराता रहता था, डेली पहले 1 क्लास लेता था, फिर बाद में 2-2 क्लासेस सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू कर दिए, तो इसलिए जो है 1.5-2 साल के अंदर 70% सिलेबस मैंने कवर करा दिया था। बीच में किसी कारणवश से बंद करनी पड़ी थी, थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से मेरी, और फिर छुट्टियां हो गई थी। लेकिन अब अगर तुम लोग चाहोगे संख्या बढ़ा लो अपनी कुछ और, तो फिर हम रेगुलर जो है क्लासेस शुरू करेंगे। अब इनमें से जो है मैं सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी से शुरू किया जाए। ज्योग्राफी की एक वैसे क्लास मैंने करा दी थी पहले, विश्व भूगोल का पूरा, लेकिन अब इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे हम इसमें। तो जो पुराने बच्चे हैं पढ़ने वाले होंगे उन्हें भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने साइंस को बीच में छोड़ा था और संविधान को बीच में छोड़ा था, तो अब वहाँ से शुरू करेंगे, तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं बीच से, इसलिए। और तुम्हारी संख्या नए वालों की ज़्यादा है, तो इस वजह से नया कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो नया उठाएंगे। जैसे भूगोल में उठाएंगे तो भारत का भूगोल से उठाएंगे, और वहाँ से जो है सारी चीज़ें समझाते चले जाएंगे। तो भूगोल कोई भी विषय है उसको समझने के लिए देखो 2 तरीका होता है पढ़ने का। एक तो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। जैसे याद करना है तथ्य कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, कितने मीटर का है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। तो ये क्या हो गया, तथ्य हो गया। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। जब बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तो याद हो जाती हैं। और जैसे वर्षा कैसे होती है, तो ये याद करने वाली चीज़ थोड़े नहीं है, ये तो समझने वाली चीज़ है। बादल बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर जो है आर्द्रता जो है क्या है, आर्द्रता में भी जो है कौन कौन सी आर्द्रताएं होती है, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, तो किस तरीके से बादल बनते हैं, वर्षा होती है। तो ये क्या है, कंसेप्ट है। ये क्या है, कंसेप्ट, सिद्धांत, संकल्पना। तो कुछ सिद्धांत पढ़ना है, जिसे समझना है। अब जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली यहाँ पर, इसलिए कहा जाता है जो सिविल सेवा की तैयारी करता है वो जीवन अपनी सिविल सेवा में अगर नहीं भी सफल हो पाया, मान लो IAS नहीं बन पाया, तो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन पढ़ाई किया हो उस हिसाब से कि उसको सिविल सेवक बनना है, उस हिसाब से पढ़ाई, शायद खाली टाइम पास करने के लिए पढ़ा होगा तो नहीं काम आएगा ज्ञान। लेकिन अगर उसने पढ़ाई किया है कि हमें सिविल सेवा में जाना है, IAS बनना है, तो उसका ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाएगा, उससे बड़ा कर सकता है जीवन में। एक IAS अधिकारी बनने का सपना देखने वाला, जो मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, IRS बना था, IAS तैयारी कर रहा था, IAS नहीं बना, लेकिन IRS बना, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में गए, और उसके बाद में जो है उसको रिजाइन करके और मुख्यमंत्री हैं इसमें। एक राष्ट्रीय पार्टी है उनकी, आम आदमी पार्टी। तो असफल नहीं होता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन तैयारी अच्छे स्तर की जब होगी तो ही कहीं ना कहीं उसमें आपको सफल, मतलब अपने जीवन में सफल हो सकते हो। इतना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है ना IAS की तैयारी की पढ़ाई में, सिविल की तैयारी की पढ़ाई में, कि जो है आपका जो है ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। जब हमारी क्लासेस को रेगुलर करोगे ना, तो आपके अंदर समझने की, सोचने की, तार्किक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। जो बच्चे पढ़े होंगे उनसे पूछना, जैसे बच्ची पढ़ी है, कई करीब साल भर से पढ़ी है ना, तो इनसे पूछना कितना परिवर्तन आया पहले से और अब में। लेकिन बस यही है कि आपको रेगुलर लगना पड़ता है, क्योंकि माहौल गाँव का है। देखो, माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब गाँव का माहौल है, तुम यहाँ से जाओगे, फिर तुम उन्हीं लोगों के बीच में पहुँच जाओगे जो नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 4 लोग कहेंगे अरे 1 घंटा वहाँ पढ़ के आती है एक्स्ट्रा, जो है बड़े DM बनने वाले हो तुम। ठीक, ऐसे भी लोग कहेंगे, ठीक बोलेंगे ऐसे। तो क्योंकि ये माहौल ऐसा है, लोगों ने देखा नहीं यहाँ पर कि दुनिया कैसी है। अब वही तुम जो तैयारी करने वाले क्षेत्र हैं, जैसे प्रयागराज चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ठीक है, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर कंपटीशंस की तैयारी होती, कोचिंग्स होते हैं, वहाँ पर तो जो है कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि कोचिंग पढ़ करके या मतलब एक्स्ट्रा पढ़ करके या इस तरीके से पढ़ डाल करके तू IAS बन जाएगा कि नहीं। वहाँ तो मतलब एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं लोग, और यहाँ पर सीखने वाले को नहीं सीखने देते हैं। ये माहौल का फर्क है। ठीक है, घर में ही लोग कहेंगे, दूर की बात नहीं, पड़ोसी घर में ही लोग कहेंगे, अगल बगल के लोग ही कहेंगे
कि बड़े तुम्हारे जो है देख लिया, तुम्हारी बहनों ने कर लिया, तुम्हारे भाइयों ने कर लिया, अब तुम भी जो है कर लोगे। लेकिन देखो अंदर से होना चाहिए, कुछ भी करना है जीवन में तो आपके अंदर पावर जनरेट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तब आप कर सकते हो। ठीक है, इसलिए जो है बस खाली अपने समय का सदुपयोग करना है। क्लासेज में भी आपको रेगुलर रहना है, सदुपयोग करते हुए जो आपकी क्लास है उसमें भी रेगुलर क्लासेज लेते रहो। जो स्कूल की क्लासेज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कॉलेज में क्लासेज हैं, और हम तो साथ में यहाँ पर पढ़ाते चलेंगे। आप देखेंगे कि निरंतर समय ऐसे बीतेगा और आपका ज्ञान ऐसे बढ़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने एंट्री ली थी और कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, इसलिए समय कभी जो है किसी का इंतजार नहीं करता। पहली बात, समय किसी का नहीं इंतजार करेगा, लेकिन आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। जब समय उम्र आपकी बढ़ती चली जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी, तो फिर बहुत सारा जो है, जैसे हमारा भाई मोबाइल ही है, नया मोबाइल लाते हैं तो उसकी जो रैम होती है बढ़िया खाली रहती है, तो फटाफट जो है काम करती है। और जैसे जैसे मोबाइल पुरानी होती जाती है, दुनिया भर की चीज़ें उसके अंदर जो है इंस्टॉल करते चले जाते हैं, तो उसका रैम क्या होता है, भरता चला जाता है, जगह कम रह जाती है, फिर हम चलाते हैं तो हैंग करती है मोबाइल। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हमारा दिमाग क्या है, जब हम युवा होते हैं, बचपन में हमारा दिमाग जो होता है वो खाली होता है, क्योंकि जिम्मेदारियां उसमें नहीं होती हैं, परिवार की, समाज की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो समाज का, परिवार का प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, दबाव बढ़ता है, तो फिर आपका ब्रेन भी क्या करेगा, हैंग करेगा। तो आप जब पढ़ोगे उस समय तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस समय जो चीज़ पढ़ लोगे वो जीवन भर याद रहेगा। हम लोग जो इंटर में पढ़े थे, बहुत सारी चीज़ें आज भी याद हैं। जो हमने ग्रेजुएशन के समय पढ़ी थी वो तो भूल गए, लेकिन इंटर में जो पढ़ी थी वो आज भी याद है, क्योंकि उस समय पारिवारिक दबाव नहीं हुआ करता था, और ग्रेजुएशन के साथ में पारिवारिक दबाव उत्पन्न हो गया, शादी विवाह हो गई, तो पारिवारिक दबाव की वजह से जो है ब्रेन हमारा हैंग करने लगता है। इस वजह से इस उम्र में आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जरूरी थोड़े नहीं कि नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखते जाओगे। टेक्नोलॉजी का इतना बहुत कुछ सिखा दूंगा ना, टेक्नोलॉजी जब पढ़ाएंगे उसमें, तो आप जो है बेरोजगार रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर अगर आपने काम किया सोशल मीडिया पे एज ए प्रोड्यूसर बन करके, तो पैसा 1,00,000 2 लाख तो महीने का कमा सकता है इंसान। बस ये है कि सीखना होगा, और सीखेगा तभी जब थोड़ा सा ललक होगी। अगर भीड़ में ही रहना है इस तरीके से जैसे बाकी बच्चे भीड़ में रहते हैं, तो फिर नहीं सीख सकते हो। सब लोग हंसी मजाक बना सकते हैं, बनाएंगे। जैसे अब हमारा ही, मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ ये रिकॉर्ड होता है, क्लास क्या है, रिकॉर्डिंग होती है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे क्लास पूरी रिकॉर्ड होती है, ज्ञापम के नाम से यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। ठीक है, आने वाले समय में जो है अपने इस प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे एनजीओ के रूप में, तो एनजीओ के रूप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और हमारा प्लेटफॉर्म भी यूट्यूब पर है, ज्ञापम। ठीक, अब ज्ञापम में धीरे धीरे हमारा परिवार 6,000 के आसपास पहुंच गया है, 6,000 बच्चे जुड़ चुके हैं लगभग, जबकि हम इतना उसमें मेहनत नहीं करते हैं, जो क्लासेस पढ़ाते हैं और डाल देते हैं ना। कभी हमने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर करना, कुछ नहीं कहता हूँ। बस ये है कि तुमको पढ़ाता हूँ, माइक और जो है मोबाइल लगा करके उसे रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो ऐसे करके बढ़ता चला जा रहा है। 6,000 से ऊपर फैमिली हो गई है, तो धीरे धीरे अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी ज्ञान हो गया है इस क्षेत्र में, यूट्यूब के क्षेत्र में, वो भी सिखा दूंगा मैं धीरे धीरे। जो है नहीं, अगर कहीं सफल हुए जीवन में तो ये सारा काम कर सकते हो, लेकिन सब धीरे धीरे होगा, समय आने के साथ साथ सारा कुछ जो है सीखते चले जाओगे। हमारा लेकिन मेन फोकस होगा इन सब्जेक्ट्स पे, इनको धीरे धीरे करके हम कवर कराएंगे। ठीक है, हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, जिसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। तो इसमें करीब 6 महीने का समय लग जाता है पढ़ने में, अगर एक एक लेक्चर होगा। ठीक है, बहुत लंबा सिलेबस हो जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारा चीज़ कवर होगा। कल से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे भूगोल से, और भूगोल में जो है और बच्चों को बताना आए, पहले क्लास कल से होगी।